नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार की सियासत में ये सप्ताह, आने वाला एक हफ्ता बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नज़र है पूरे देश की और बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर किसको आने का मौका मिलेगा। इस सवाल का जवाब भी लगभग तय हो गया है, लेकिन सवाल अभी है कि नीतीश कुमार जाते-जाते ऐसा क्या करके जाएंगे बिहार में? अपने जीवन के राजनीतिक आखिरी फैसलों में ऐसा कौन-सा फैसला लेंगे जिसे बिहार की जनता भी याद रखे, नीतीश कुमार भी और नीतीश कुमार की पार्टी भी, या यूँ कहना चाहिए राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सब लोग भी। नीतीश कुमार अपने जीवन की इस आखिरी पारी में क्या कुछ बिहार को देकर जाने वाले हैं? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। इसका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ ओझा, ब्यूरो चीफ बिहार के, राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी के, सोनम पासवान, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी और मोहन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या लग रहा है अब तक की फिजा देखने के बाद कि दरअसल क्या कुछ हो सकता है नीतीश कुमार के जहन में? देखिए बिल्कुल मीना जी, ये हफ्ता बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि 9 कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जाएँगे, जहाँ 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता का शपथ लेंगे और उसके बाद लौट कर जब वो बिहार आएँगे, जिसकी तिथि बताई जा रही है 12 अप्रैल को, उस दिन वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद बिहार में जो नई सरकार बनने वाली है, जो चर्चा है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो जेडीयू के होंगे, तो उसकी शुरुआत होगी। हालाँकि ये 20 सालों में पहला मौका होगा कि जब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका छोड़कर छोटे भाई की भूमिका में आएगी और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका यानी कि मुख्यमंत्री पद उसे मिलेगा। कई चीज़ों पर भी अभी जो रणनीति है वो चल रही है, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि मुख्यमंत्री पद अगर बीजेपी को मिलता है तो स्पीकर का पद किसका होगा, होम मिनिस्टर किसका होगा, सामान्य प्रशासन विभाग जो काफी महत्वपूर्ण होता है वो किसका होगा और बाकी मंत्रियों के विभाग क्या वो भी बदले जाएंगे। ये तमाम सवाल जो बिहार की फिजा में गूंज रहे हैं। और दूसरी तरफ अब ये चर्चा थी, देखिए बिहार में पिछले 1.5 महीने से जो कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, तो एक चर्चा थी कि क्या बैठक होगी, उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाने के पहले बिहार में कैबिनेट की अपनी अंतिम बैठक लेंगे या फिर दिल्ली में से लौट कर आने के बाद वो लेंगे। इस पे कोई नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ खबरें चली थी कि कैबिनेट की बैठक पहले ही हो सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले में को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं आई है कि कैबिनेट की बैठक होगी या नहीं होगी। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सप्ताह है ये काफी अहम है बिहार के लिए, क्योंकि इसमें अब 20 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। एनडीए के सर बीजेपी के पहले बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन होंगे चेहरे, इस पे भी चर्चा चल रही है। सम्राट चौधरी होंगे, दूसरे होंगे। और बीजेपी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो नए चेहरे को वो लाने में विश्वास रखती है। नए चेहरे अचानक से आते हैं, जिनके छुट्टियों में नाम होते हैं वो कभी नहीं बनते हैं। तो इन सब तमाम बातों को लेकर फिलहाल चर्चा यहाँ चल रही है। और नजरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे टिकी हुई है, क्योंकि हाल के दिनों में जब से वो भले ही कैबिनेट की बैठक नहीं ले रहे हो, विभागीय बैठक वो नहीं ले रहे हो, लेकिन जो योजनाएं उनके द्वारा शुरू की गई थी, प्रतिदिन वो उन योजनाओं का जायजा लेने फील्ड में जरूर जा रहे हैं। उन योजनाओं को देख अमिताभ जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। राकेश पोद्दार जी, बात यह है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए दो डिप्टी सीएम बीजेपी को दिए। अब बीजेपी मुख्यमंत्री बनाकर कितने डिप्टी सीएम देगी? देखिए मीना जी, आपका सवाल जो आपने हमसे पूछा उसका जवाब स्पष्ट रूप से एनडीए की गठबंधन शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विभाग हो चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम करेंगे। रही बात
बिहार की विकास की गाथा पहले भी 20 सालों से लिखी जा रही है, आज भी लिखी जा रही है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलेगी और गाथा लिखी जाएगी। इसमें कोई अंतु और परंतु नहीं है। हमारे अमिताभ भाई जी ने कहा 20 साल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सत्ता परिवर्तन 2005 में ही हो गया था। राष्ट्रीय जनता दल से लोगों ने, बिहार की जनता 13 करोड़ ने छीनकर एनडीए को देने का काम किया। अटल जी के सपने को साकार नीतीश कुमार जी ने किए हैं। लगातार हम लोग भी करेंगे। हमारे लिए सर्वोपरि है सेवा। हम बिहार की सेवा करेंगे, और जिस प्रकार भरत ने भगवान श्री प्रभु श्री राम का खराम रखकर अयोध्या वासियों की सेवा की, उसी प्रकार हम भी माननीय नीतीश कुमार जी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खराम रखकर बिहार की सेवा हम करेंगे। और मौका दिया जनता ने, हमने धरातल पे जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं उनकी अंत्योदय की बात जो हमने 2025 के विधानसभा चुनाव में संकल्प लिया है, जो नीति है हमारी, जो नियत है, निष्ठा है, जो हमने रोड मैप बनाया, उस पे हम बिहार की जनता के लिए लगातार काम करते रहेंगे। अंतु और परंतु कोई विषय ही नहीं आएगा। सीधा नीतीश जी के साथ और माननीय प्रधानमंत्री के साथ, नीतीश जी ने जो बिहार की जनता के साथ संकल्प लिया है, जो उनकी नीति है, 7 निश्चय पार्ट 1 चलाया, 2 चलाया, 3 हमें दे के जा रहे हैं। तो 7 निश्चय पार्ट 3 को हम सौगात के रूप में इसको चलाने का भी काम मीना जी धरातल पर करेंगे। हमारा यही निश्चय है। हमारे लिए बिहार की जनता ही सेवा करना हमारा कर्तव्य धर्म है, राजनीतिक धर्म है। जी जी जी। बात यह है कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो जंग चलती है बीजेपी और उनके सहयोगी गठबंधन के दलों के साथ, हमने महाराष्ट्र में भी देखा और अब हम बिहार में भी देखेंगे, और भी दूसरे राज्य कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये जो स्थिति है ये लगभग महाराष्ट्र जैसी है। प्रमोद सिन्हा जी, क्या लगता है आपको, जेडीयू के खाते में डिप्टी सीएम आप आएगा? ऑडियो ऑन करिए प्रमोद सिन्हा जी। आवाज मिल रही है मीना जी? हाँ जी, बोलिए प्लीज। कई सारी बातें आपने कहने का काम किया और महाराष्ट्र का आपने उदाहरण भी देने का काम। तो हम लोग तो चुनाव के पहले लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाने नहीं जा रही, और अमित शाह जी तो भी जाहिर करने का काम किए थे, लेकिन लोग देने के लिए चुनाव के ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो है खड़ा करने का, लेकिन मात्र 3 महीना के भीतर ही उनको जो है बिहार से निपटा करके राज्यसभा भेजवाने का काम किया। तो भाजपा का जो चरित्र है वो तो चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए या देश के अन्य दूसरे राज्यों को देख लीजिए, चरित्र बार बार जो है उजागर होता है। जब ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़े तो इनको अब जो है नया मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, अगर इनको ऐसा लग रहा था तो चुनाव के समय ही ये नया अपना मुख्यमंत्री का चेहरा को आगे कर करके और बिहार की जनता से वोट लेने का काम करते। लेकिन ये लोग तो बिहार की जनता को ठगने का काम किए। उनके दिए गए जनमत और जनविश्वास को ये लोग विश्वासघात करने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल उठता है, इनसे कोई भी प्रश्न आप कर लीजिएगा, ये कहेंगे कि एनडीए का जो बैठक होगा वो तय होगा। आपने उनसे स्पष्ट सवाल किया, उस पर कहीं कोई ये बात नहीं करेंगे। लेकिन बिहार की विकास गाथा कहने का काम करेंगे कि बिहार में हमने ये किया वो किया। बावजूद इतना करने के बाद भी बिहार में 21 वर्षों के बाद भी आज बिहार जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, नीति आप देख लीजिए उठा कि चाहे वो साक्षरता व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, किसानों की प्रति व्यक्ति अच्छा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन में बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी जो सरकार के मुद्दे हैं। मीना जी मैं 1 सेकंड में इनको बता देता हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय जनता नहीं, आप अभी रुक जाइए ना, अभी हम खत्म नहीं किए हैं, अभी पहले रुक जाइए। अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, नीति आयोग बड़ा पढ़ के आए हैं। मीना जी, मैं बार बार करता हूँ, निवेदन करता हूँ,
सच्चाई को जनता के बीच में रखें। अगर ज्ञान प्राप्त है इनको तो नीति आयोग कह रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आज से नहीं 1 साल से इनको समझा रहा हूँ कि पूरी बात बताया कीजिए। नीति आयोग अरे आपके समझाने से कोई समझने वाला है क्या? बिहार को किस गर्त में खड़ा करने का काम किया और टीवी में बैठ करके बिहार की लंबी चौड़ी विकास गाथा बतलाने का काम कर रहे हैं। पिछले 1 महीना से लगातार जो है बिहार में उपकोष की स्थिति बनी हुई है, न कैबिनेट की बैठक हो रही है, न कोई काम हो रहा है। बिहार का विकास जो है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आप क्या बात कर लीजिएगा? आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, सिर्फ गाल बजाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार नहीं जानते हैं इनके तेजस्वी प्रसाद नौवीं फेल है। नीति आयोग कह रहा है बिहार में 96%। अरे तो आपके सम्राट चौधरी कितना पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखलाइए ना सर्टिफिकेट, दिखलाने में लाज लगता है क्या? आपको नकारती है मीना जी। मैं बार बार करता हूँ, झूठ मत फैलाइए, भरम मत फैलाइए। नीति आयोग कह रहा है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अरे कौन नीति आयोग? जिस नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में हम कह रहे हैं सतत विकास लक्ष्य के द्वारा नीति आयोग ने कहा है कि बिहार में गरीबी बोल रहा हूँ, बार गरीबी उन्मूलन में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, इसीलिए नौवीं फेल है। आपने क्या किया बिहार को? इसीलिए नौवीं फेल है, ये बताइए ना। जनता ने कहा कि नौवीं फेल है। बिहार को अपराध में अव्वल करने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल करने का काम किए हैं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, बेरोजगारी में बिहार को अव्वल करने का काम किए हैं। राकेश पोद्दार जी, पहले तो आप बीच में बोले और दूसरी बात आप क्या बोले ये आप सोचे नहीं, तो ये ठीक नहीं है। आप अपने को पैनलिस्ट का सम्मान करिए। नहीं, आप अपने को पैनलिस्ट का सम्मान करिए, आप अपने को पैनलिस्ट का सम्मान करिए प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, आप ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल मत करिए। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल न्यूज 24 पर नहीं होता है, प्लीज आपको ध्यान रखना होगा। सोनम पासवान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सहयोगी गठबंधन के रूप में आप नीतीश कुमार की विदाई को देखेंगी और देखेंगी तो आप भी क्या अपेक्षा करती हैं कि जाते जाते नीतीश कुमार को बिहार को क्या संदेश देकर जाना चाहिए, क्या सौगात देकर जाना चाहिए? ऑडियो ऑन करिए सोनम जी। हमारे सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार को 20 वर्षों से एक नए बिहार के रूप में खड़ा किए हैं, उनका जो अनुभव रहा है उसको किस प्रकार से हमारे आने वाली सरकार को साझा करेंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। उनके प्रयास से बिहार देखिए किस खड्डे में था 90 के दशक के दौर में, उन्होंने खड्डे वाली सरकार से बिहार को मुक्त कराया। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है, बिहार की जो स्वास्थ्य प्रणाली है, बिहार में जो महिलाओं की स्थिति थी, इस पर खासा काम किए हैं। ये बिहार की तमाम जनता कभी भूल नहीं सकती है। प्रमोद भाई जी, देखिए भाई साहब, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मैं जब आप बहस कर रहे थे, मैं बीच में नहीं बात की थी, तो मेरी बातों को पूरी करने की काम कर रही है कि बिहार में महिलाएं विकास कर गई है और संतुलित आहार तो बिहार की महिलाओं को ठीक से मिल नहीं रहा है। अगर जातीय गणना कराया गया बिहार में तो बिहार में 90 के दशक में महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये महिलाओं से छिपी हुई नहीं है। आप जो बीच में इस तरह से बातों को रोक रहे हैं, मुझे सच नहीं बोलने दे रहे हैं। सोनम पासवान जी, बेहतर होगा हम आज की बात करें। आज मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। क्या चाहिए आज बिहार को, क्या चाहिए? और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री जब जाए तो बिहार की जनता याद करे। ऐसा बिहार की जनता के मन में, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है हवाओं को सुनकर? जी मीना जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रही थी, लेकिन प्रमोद भाई साहब ने मेरे मुद्दे को भटका दिए। मैं वही बता रही थी कि महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दिलाया, महिलाओं को की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आए, क्योंकि वो मैंने महसूस किया है। हमारी जो पीढ़ियां हैं, महिला पीढ़ी है, उन्होंने देखा है कि पहले का जो दौर था उस समय और अभी की जो महिलाएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन की वजह से काफी सशक्त है, स्वावलंबी है। तो उनके इस प्रकार से जाने से बिल्कुल हमारी जो कहिए कि महिला है, हमारी जो युवा है, वो उनके अनुभवों से जिस प्रकार से बिहार की राजनीति चल रही थी
उसको हमारे एनडीए की सरकार आगे किस प्रकार से उनके अनुभवों का लाभ लेगी, उनके अनुभवों का लाभ से। मेरा सवाल नहीं समझी, आप मेरा सवाल नहीं समझी। नीतीश कुमार के जाने के बाद सत्ता कैसे चलेगी ये सवाल नहीं है। ये तो सत्ता में जो आएगा वो अपने हिसाब से चलाएगा। जाने से पहले बातें कुछ और होती है, जाने के बाद कुछ और होती है। ये तो देखना होगा कि हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी आती है और कौन कैसे काम करता है। मुद्दा तो ये है कि नीतीश कुमार जाते जाते नीतीश कुमार की उपस्थिति का एहसास कैसे कराते हैं। अमिताभ ओझा जी, क्या नीतीश कुमार की अब तक की यात्रा को समझने के बाद आप आकलन कर पाते हैं, आप अनुमान लगा पाते हैं, आप सोच पाते हैं कि नीतीश कुमार आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा सोचकर, कुछ ऐसा करके जाने वाले हैं कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें, और क्या ऐसा वाकई में कुछ करने को उनके पास अब ताकत है भी? देखिए मीरा जी, बिल्कुल सही है कि जो 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार, तो ये इसका उदाहरण था बिहार में 2025 का जो चुनाव हुआ था। आप देखिए कि जो 15 साल 20 साल जो मुख्यमंत्री रहा है, उसके बारे में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी बातें सामने नहीं आई थी। ये लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी का वो का झेलना पड़ेगा या फिर उनके सीटें कम आएंगी, लेकिन हर मुद्दे पे, हर परीक्षा में नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित किया है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनके द्वारा जो इस दौरान जो काम किया गया, उन लोगों के जहन में जो बदलाव देखा है बिहार के लोगों ने, वो देखा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, हालांकि ये सही है कि 2005 से 2010 तक का जो उन्होंने काम किया था वो उसके बाद के वर्षों में नहीं कर पाए, लेकिन वो जो 2005 के बाद का जो काम हुआ था 5 सालों में, जो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर काम है, तो वो लोग आज भी याद रखें। शराबबंदी को आप ले लीजिए कि 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी, बहुत बड़ा फैसला था। कहीं न कहीं इसका फायदा भी नीतीश कुमार को मिला, और उसके साथ जो आबादी की जो शक्ति है, वो एक मजबूत वोट बैंक के रूप में नीतीश कुमार के साथ है, जो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। तो इसका फायदा मिला है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो वो जो उनका विजन था कि 5 घंटे में बिहार के किसी भी इलाके से राजधानी पटना तक पहुंच चुके हैं, तो वो लगभग अब पूरा होता है। ये तमाम बातें नीतीश कुमार को नीतीश कुमार को जरूर याद रखा जाएगा। न की बात की जाते जाते वो बिहार को क्या देने वाले। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 1.5 महीने से भले ही बिहार में कैबिनेट की मीटिंग नहीं, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी दिन अपने आवास में नहीं रहे हैं। वो लगातार बिहार में पहले तो 5 चरणों की अपनी समृद्धि यात्रा को रहे हैं। उसके बावजूद आज भी पटना और आसपास के इलाकों में जहाँ भी जो मुख्यमंत्री के पहल पे जो योजनाएं शुरू की गई थी, उसका जायजा लेने वो निकल रहे हैं, उसे वो देखने जा रहे हैं, और साथ में अधिकारियों को हिदायत भी दे रहे हैं। तो उनका मैसेज बिल्कुल साफ है, और उन्होंने अपने जो बैठक हुई थी जेडीयू विधायकों के साथ जो बैठक हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो ऐसा नहीं है कि बिहार छोड़कर जाने वाले हैं, वो बिहार में रहेंगे और बिहार के हक की बात करते रहेंगे, और पार्टी के कामों में राज्यसभा तो वैसे भी साल में कितने दिन होती है। अभी प्रमोद जी ने मेरा सवाल वापिस दोहराती हूँ, निशांत कुमार किस भूमिका में नजर आएंगे, बता सकते हैं आप? निशांत कुमार किस भूमिका में आएंगे, इसका विषय जनता दल यूनाइटेड अपने रूप में देखेगी। उनकी अपनी पार्टी है, उनका ही अपना संगठन है। अब उनको डिप्टी सीएम के लिए प्रस्ताव लाते हैं कि मंत्री के लिए लाते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए लाते हैं, ये जनता दल यूनाइटेड का मामला है। और रही बात, मैंने बार बार कहा था, एनडीए घटक दल में उनकी भूमिका तो तय ही हो चुकी है, लगभग तय हो चुकी है। मीना जी, निशांत कुमार को लेके जो जिस तरीके से पार्टी के अंदर तैयारी चल रही है, अगर पार्टी के कई मौके पे ऐसे आए हैं जब देखिए पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि उन्हें तो मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है तो डिप्टी सीएम बनना निशांत कुमार का लगभग तय है। पार्टी के अंदर भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की पूरी तैयारी है, और हाल के दिनों में देखेंगे कि उन्हें पार्टी के अंदर भी पूरी जिम्मेदारी उन्हें दी जाने वाली है, जो उनकी जो कोर टीम बनी है युवा। प्रमोद सिन्हा जी, अगर अमिताभ जी की बात कि डिप्टी सीएम बनना लगभग निशांत कुमार का तय है, निशांत कुमार का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, सीधे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो जो जेडीयू और जो बीजेपी लालू प्रसाद यादव पर हमला करती थी कि राबड़ी देवी को आपने सीधे बैठा दिया, वो मौलिक अधिकार भी, एक तरह से नैतिक अधिकार भी खो देगी बीजेपी और जेडीयू? नहीं, बीजेपी और जेडीयू के पास जो है नैतिक अधिकार बोलने का पहले भी नहीं था। क्योंकि आप देख लीजिए ना, चाहे बिहार में अगर सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, जिनको इन लोगों ने डिप्टी सीएम बना रखा है,
तो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। परिवारवाद पे तो ये लोग बोल नहीं सकते हैं। चिराग पासवान जी को ले लीजिए, जीतन राम मांझी जी के बेटे जो है संतोष सुमन जी, उनको ले लीजिए। तो चिराग परिवारवाद पासवान तो जी ये ने कभी नहीं बोल जमीन से सकते थे। जुड़कर लोगों के और बीच रहकर सबसे काम बड़ी बात है कि जो काम दीपक करके प्रकाश उपेंद्र लोगों के कुशवाहा दिलों में जी के जगह बना पार्टी करके के वो स्थान प्राप्त जो किए उनके हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं, उनको भी बिना किसी सदन के मेंबर हुए उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री किसने बनाया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसी को मुख्यमंत्री बनावे या नहीं बनावे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को जब किसी सदन के मेंबर न रहते हुए डायरेक्ट मंत्री बना दिया, तो फिर परिवारवाद पर तो इन लोगों को पहले माफी मांगनी चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर जिस प्रकार से ये लोग हमला बोलते थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बातें कहते थे, पहले इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि ये लोग अगर परिवारवाद पे बोलते थे और खुद परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उपेंद्र कुशवाहा जी का एक वक्तव्य सिर्फ मैं सुना देना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो खाते वक्त मक्खियां भिन भिनाती हैं तो बाएं हाथ से मक्खियों को हटाते रहिए और दाएं हाथ से खाते रहिए। और ये सवाल कब उठा था? जब उनके मंत्री को जो उनके बेटे को जब मंत्री बना दिया गया था, तब पत्रकारों ने सवाल करने का काम किया था। तो वो उनकी मानसिकता है कि उनके विधायक नाराज हैं तो नाराज रहे, मक्खियां की तरह भिन भिना रहे, उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी भिन भिनाते रहे, ये खाने का काम करते रहेंगे दाहिने हाथ से, लेकिन दूसरे पर जो है परिवारवाद का आरोप लगाने का काम करेंगे। सबसे पहले मीना जी, थोड़ी सी भी नैतिकता और इन लोगों के अंदर अगर शर्म है तो पहले इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जी, राकेश पोद्दार जी। परिवारवाद की परिभाषा में बताता हूँ क्या है। 29 साल हो गए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तेजस्वी जी आगे 2014 अरे तो नीतीश कुमार जी कितने साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? जीतन राम मांझी जी और उनके बेटे रामविलास पासवान जी और उनके बेटे कितने साल से है परिवारवादी पार्टियों के साथ ही बैठ करके जो है सत्ता का आनंद उठा रहे हैं ना। तो क्यों उस पर आप पहले कार्रवाई करते? उनको नहीं रखते अपने पास? आपका जो 5 घटक दल है उसमें जीतन राम मांझी जी को आप ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए, उसके अलावा जो है चिराग पासवान जी को ले लीजिए। तो क्यों ऐसे दल को आप शामिल किए हुए हैं? प्रमोद सिन्हा जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। राकेश पोद्दार जी, मैंने सवाल किया है ना, सवाल किया है। जब आप इनके सहयोगी जो गठबंधन में इनके दल हैं वो लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, ये नया परिभाषा बता रहे हैं, परिवारवाद की नई परिभाषा बताने का काम कर रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। सोनम पासवान जी, बात ये है कि राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है, ना जेडीयू में, ना आरजेडी में, ना समाजवादी पार्टी में, ना हमें बुलाया है आपने, हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। राकेश जी क्या बात कर रहे हैं? प्रोग्राम की 24 मिनट में 8 मिनट आप ही बोले, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं बोलने दिया जा रहा, रोक दिया जाता ना, रोक दिया जाता। सुन लीजिए, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि News24 बिहार राकेश जी सीधे सवाल का जवाब दीजिए। सीधा सवाल, निशांत कुमार की एंट्री तय है, होगी, डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या इस सवाल का आपके पास जवाब है? हाँ, जवाब मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं इनके तरह थोड़ी हो कि वही गाथा गाऊंगा 20 साल से। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना रही है जनता दल यूनाइटेड का मामला है। अरे बिहार की जनता की मांग है, अल्लाह कुछ की जोरी है, अगर जनता मांग रही है तो बनाना चाहिए। रही बात परिवारवाद की परिभाषा, मैंने कहा इनको आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। राष्ट्रीय जनता दल को 29 साल हो गए। बेटे को फिर परिवारवाद पे डेफिनेशन पे मत जाइएगा। परिवारवाद पे कहाँ से डेफिनेशन लाते हैं? आपके डेफिनेशन पे चलेगा क्या? जब मन इसको आइएगा मुख्यमंत्री सीएम बना दीजिएगा बिना कोई सदन के। और बता देना चाहता हूँ एक चीज, इन्होंने कुपोषण की बात कही, कुपोषण की बात कही हमारे। मीना जी फिर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपने सवाल दागा तो जवाब लीजिए, जवाब लिया कीजिए। अगर नहीं पढ़ के आते हैं तो पढ़ के भी आना जरूरी है। आपने कुपोषण की बात कही, मैंने तो सुधार किया 96%। और रिपोर्ट बता रहा हूँ, रिपोर्ट इनके कार्यकाल में 2005 से पहले 65-70% महिलाएं एनीमिया से परेशान थी।
40 अरे अभी 65% महिलाएं अरे एनीमिया की सुनो रे शिकार मेरे है, भाई। जानकारी है या नहीं है? फिर मैं बोलूंगा, खाली टीवी पर फिर मैं बैठ करके मीना जी गलत बयानी बोलूंगा, करिएगा क्या? एक अभी नौकरी रिपोर्ट फिर आया मैं है कि सुनना नहीं 65% चाहता। महिलाएं फिर जो मैं है, कहूंगा, NSS का फिर मैं रिपोर्ट है, कहूंगा नेशनल फैमिली नहीं, हेल्थ अरे सर्वे का रिपोर्ट सुनो है लोग कि क्या, 65% मैं फिर महिलाएं जो है कहूंगा उसी एनीमिया की शब्दों शिकार को, हैं। मैं बार आप बार इस पर कहूंगा बात कि करिए। ये खेल है, इनको पता नहीं है। हमसे डिबेट करते हैं तो तथ्यों पे आया करके पर क्या कीजिए। अरे मीना मैं जी तथ्य पे बात कर रहा हूँ, पर नेशनल क्या कीजिए, फैमिली हेल्थ पढ़ते हैं सर्वे नहीं का आज आपको रिपोर्ट डिबेट है, करने। बिहार में दोनों पढ़ने का की बात ऑडियो है, बंद कर महिलाएं दीजिए, एनीमिया दोनों का ऑडियो पढ़ने बंद की कर दीजिए, जरूरत है। दोनों का जनता ऑडियो जानती बंद। है 70% सोनम पासवान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। 70% सोनम महिला जी, एनीमिया से परेशान है। राकेश जी, प्रमोद जी, प्लीज प्लीज, सोनम जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। सोनम जी, बात ये है कि राकेश पोद्दार जी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि जेडीयू का मामला है, सरकार बीजेपी बना रही है, सत्ता में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन डिप्टी सीएम के सवाल पर ये जेडीयू का मामला है, ये बिहार की जनता का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप डिप्टी सीएम किसी को भी बनाते हैं तो उसका कोई बैकग्राउंड, कोई आधार होगा, या वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, ये भी बहुत बड़ा आधार है, ये भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। इससे बड़ी बैकिंग क्या होगी कि सीएम का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। बाकी क्षेत्रों में हम नजर डालते हैं तो वहां भी सब जगह देखते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, और भी बहुत सारी फील्ड है। तो ठीक है, नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम बन जाएंगे, बड़ी किस्मत लिखा के लाए हैं, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, ये हो रहा है ना। बात ये है सोनम पासवान जी। देखिए मीना जी, मैं बताना चाहूंगी कि आपने भी जस्ट बताया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है? अगर ये प्रमोद सिन्हा जी अभी एक मुद्दा रखे थे कि परिवारवाद की चीजों का परिभाषा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब देने लगे हैं, तो मैं इस बात पे आती हूँ कि हमारे जो डिप्टी सीएम का जो चेहरा है, तो वो जो चेहरा तय कर रहे हैं वो हमारी बिहार की जनता के द्वारा चयनित किया जा रहा है। हमारी पार्टी बिहार जेडीयू की पार्टी जनता जो से है, डायरेक्ट चयनित करवाए हैं क्या? कोई सदन के वो मेंबर है, चुनाव लड़े हैं क्या? अगर आप किसान मीडिया में चुनाव बने लड़े हुए आए हैं, हैं? प्रमोद जी, ईश्वर अगर आप बनियाल मीडिया चुनाव में बने लड़के हुए आए हैं तो आप ये झांकने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे नीतीश कुमार ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चाहती है, और हमारे नेता जो हमारे उनके उनके जाने से जिस प्रकार से आज दुखी हो रहे हैं, तो इस बात का मतलब इशारा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में जो सुधार किए गए हैं, हमारे बिहार में जो तब्दीलियां आई है, उससे हमारी बिहार की जनता उनसे काफी हद तक जुड़ी हुई है। और इसी जुड़ाव के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं, तो निशांत जी, तो उनसे बिहार की जनता को भी उम्मीद जगी है, क्योंकि उनको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ उनके पुत्र में भी उनका ही खून है, तो लगता है कि उनका चेहरा, उनकी छवि उनके अंदर दिखाई देगी, इसलिए बिहार की जनता उनको डिप्टी सीएम के तौर पे स्वीकार कर रही है। और देखिए ये वरिष्ठ हमारे जो हमारे एक मिनट प्रमोद जी, उनकी बात खत्म नहीं हुई है, और ये तय करने के लिए हमारी एनडीए के वरिष्ठ नेतागण के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हमारे डिप्टी सीएम का चेहरा किनका होगा। ये अभी वरिष्ठ नेता हमारे जो एनडीए के होंगे उनके आधार पर चयनित किया जाएगा। तो अभी हम प्रवक्ताओं को आपस में लड़ने के बजाय वरिष्ठ नेताओं के जो आदेश होंगे उनको सुनने के लिए कुछ पल का इंतजार करने की आवश्यकता है। जी जी मीना ये जी, तो तय हो गया है कि लोकतंत्र में अब वरिष्ठ नेताओं के आदेश के आगे कोई सा भी फॉर्मूला चलता नहीं है। पर्ची निकलेगा, पर्ची निकाला जाएगा मीना जी, जैसे आपकी पार्टी में निकला करती और थी, मुख्यमंत्री नीतीश जैसे कुमार आपकी जी के पार्टी हाथ में में निकला थमा करती दिया थी। जाएगा कि नाम की सुनिए, घोषणा कर दीजिए। हमारी जो जैसे अनपढ़ दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री किया राबड़ी जाता देवी है, जी को बिहार आप में लोगों भी ने किया सौंपा जाए। बिहार की जनता की सेवा की थी, चुनाव लड़ेंगे ठीक उसी मुख्यमंत्री प्रकार से नीतीश उम्मीद कुमार करते जी के हैं नाम कि पर। पर्ची निकलेगी। कम से कम ये अनपढ़ लोग। मुख्यमंत्री और अनपढ़ डिप्टी सीएम तो नहीं आएंगे ना। मीना जी, तो सम्राट चौधरी कितने पढ़े हुए हैं जो डिप्टी सीएम बनाए हुए, कितना पढ़े हुए हैं? मैट्रिक पास कब किए हैं, बता दीजिए। राबड़ी देवी जी से तो बेहतर ही काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बता बिहार में पाते हैं? देखिए किस बताना प्रकार चाहिए ना, से लॉ एंड खुल ऑर्डर करके को किया जा सर्टिफिकेट रहा जारी है, कर देना चाहिए। बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। जो है पत्रकार ने पूछा था, नहीं बता पाए थे। बिहार में आप लोगों ने अखंड राज स्थापित कर रखा था,
जंगल राज की स्थापना की। तो बिहार को आपने पता नहीं क्या बना दिया है, सब हर मापदंड पर देखिए बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर की भी जनता को पता है कि बिहार क्या है। पहले की अपेक्षा बिहार अभी कितनी बेहतर बनी है, ये सिर्फ बिहार की जनता नहीं, बिहार की जनता के बिहार से बाहर की जनता भी देख रही है। आंख बंद कर देने से बिहार में सब अच्छा हो गया क्या? प्रत्येक दिन तो जहरीली शराब से, शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जा रही है। 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात को, मीना जी मुझे इनके जवाब, इनके सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगी। तरीका नहीं है प्रमोद सिन्हा जी, प्लीज आपसे जब पूछा जाए तभी जवाब दीजिए, बीच बीच में मत बोलिए। सोनम जी, में आपसे समय की कमी है, राकेश पोद्दार जी को सुनेंगे, बाकी सब सुनेंगे, प्लीज भी राकेश पोद्दार जी। नहीं, तथ्य पे बात होगी तो सुनेंगे मीना जी, अगर भ्रामक बातें होगी तो नहीं सुनेंगे। प्रमोद जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, मैं आपके पास आऊंगी तो आप बोलेंगे, अभी आप सुनेंगे प्लीज। राकेश जी देखिए मीना जी, तथ्यों पर ही बात करने में, डिबेट सुनने में, और डिबेट सुनने वाले बिहार की 13 करोड़ जनता सुनती है। अगर हम तथ्य पे बात नहीं करेंगे तो हमारे विषय को जनता नहीं सुनेगी, इनके तरह नहीं है। और मैं रही बात तथ्य की बात करने, ये महिलाओं की इन्होंने बात की, कुपोषण की बात कही। इनके कार्यकाल में 70% महिलाएं कुपोषण थी, या 63% है। जो भूखमरी से 40, तो 21 सालों में क्या किया है यही तो बतलाइए ना, बीच में बोलना पड़ जाता है। आंख बंद करके बैठे हैं प्रमोद जी, आप भी उन्हीं सड़कों पे चलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी की बनाई हुई योजनाओं का आप भी लाभ लेते हैं, फिर भी आप इस तरह से विपक्ष में है तो आपको अच्छी चीजें भी दिखाई नहीं देगी। नहीं क्या बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने बिहार में 21 सालों में, या डबल इंजन की जो सरकार है 11 सालों में बिहार में कितने उद्योग धंधे लगाने का काम किए हैं, बता दीजिए। मेगा टेक्सटाइल पार्क बिहार को क्यों नहीं मिला, इसका जवाब दे दीजिए। मर्यादा होती है प्रमोद जी, डिबेट की एक मर्यादा होती है। राकेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपकी बात पूरी सुनेंगे प्लीज। मीना जी, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा और इनको आप सामने में बिहार के कार्यकाल को रख के दे दूंगा, नीतीश कुमार जी ने 20 साल में क्या किया, सिर्फ 2 मिनट का। आज बिहार में 12 लाख बेटियां, बच्चे 10वीं की परीक्षा देने जाती, जिसमें 7 लाख बेटियां होती है हमारी। 12वीं की परीक्षा 11 लाख देने जाते, जिसमें 6.5 लाख बेटियां होती है। आज बिहार के अंदर 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी दिया गया है। आज बिहार के अंदर 19 मेडिकल कॉलेज हैं। बिहार के अंदर 38 जिले में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। बिहार के अंदर आज 7.5 करोड़ लोगों का बैंक खाता है। बिहार के अंदर 50 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। बिहार के अंदर 15 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। बिहार के अंदर 50 लाख लोग इनकम टैक्स भरने का काम करते हैं। और रही बिहार की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ा इंडस्ट्री बिहार में कोका कोला की। आप बताइए, हम लपेट रहे हैं, आप बताते रहिए। 1 लाख काम बता दूंगा, बताइए ना। 3 लाख किलोमीटर सड़क बिहार के अंदर बनने का काम हुआ है। बिहार के अंदर सबसे बड़ा सीमेंट का फैक्ट्री बक्सर में अभी लगा है। बिहार में सबसे बड़ा जो शर्ट पहनते हैं HM का, और डब्लू और विवाह को, मीना जी जो आप कुर्ती पहनती है, बिहार के अंदर बनता है और पूरा झारखंड और बंगाल जाता है। बिहार के अंदर बेन हुसैन की शर्टें बन रही है हाजीपुर के अंदर। मैं काम बताता हूँ, आप लोग बिहार की उन्नति के लिए इतने चिंतित हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। अमिताभ जी, उम्मीद करते हैं कि बिहार की ये चिंता नई सरकार को भी इसी रूप में नजर आएगी जैसे इन प्रवक्ताओं को नजर आ रही है। नई सरकार का क्या चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये जिन जिन के जहन में सवाल है उनको जवाब मिले, ये कोशिश थी हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से। एक बात इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से समझ में आई है, आप प्रवक्ताओं को, खास करके सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं को सुनने के बाद, कि और अमिताभ जी ने जिस बात की पुष्टि की कि निशांत कुमार का डिप्टी CM के रूप में आना लगभग तय है, सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना लगभग तय है। अब इसके आगे कैबिनेट में कितना JDU के हिस्से आएगा, कितना बीजेपी खुद रखेगी अहम मंत्रालयों को, ये देखेंगे। लेकिन इन सबसे अहम बात जो है वो ये कि नीतीश कुमार जाने से पहले अपनी उपस्थिति का क्या एहसास कराकर जाएंगे,
किस रूप में कराएंगे और जाने के बाद अपने बेटे के रूप में अपनी उपस्थिति को किस रूप में जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी और प्रमोद सिन्हा जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है डिबेट में जाएं तो प्लीज ऐसा मत करिए, सुनिए अपने साथी को। नहीं, आपने अभी कहा कि आपसे ले लेंगे, लेकिन उनके बाद तो आपने डिबेट को खत्म कर दिया। यही दिक्कत है ना। वो लोग जो है जितनी भी भ्रामक बातें होते हैं, प्रमोद जी के पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अरे क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इनके पास तो है नहीं। पढ़ते राकेश जी प्लीज, अरे क्या बोलेंगे, सुनिएगा तब काम गलत करने लगेगा जब बोलेंगे हम क्या लोग। बोलिएगा। आपने बिहार को कहाँ पहुँचाने का, गर्त में पहुँचाने का काम किया है। अरे अब मीना जी, मुझे मीना जी सरकार मतलब भाजपा के जब मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो बहुत जल्द देखिएगा जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है अपराध में, बिहार नंबर 2 पर है। तो अगले बार जब रिपोर्ट ये इनके द्वारा बनाए हुए आंकड़े हैं, ये आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए आंकड़े हैं। चंद आपके ही परिवार में, आप क्या बोलिएगा। आपके ही आप लोग प्लीज अपनी डिबेट को जरूर सुनिएगा और आप बिहार की जनता से पूछिएगा आपको ऐसे सुनना चाहते हैं क्या, जब कुछ समझ में ही नहीं आता है आप लोग बीच में इस तरह से एक दूसरे की बातों को काटते हैं। प्लीज शांति से अपनी बात रखिए, दूसरे की बात सुनिए ताकि बिहार की जनता भी आपको सुने ठीक से। अभी मुझे समय की कमी है इसलिए माफी चाहती हूँ प्रमोद जी, कल आपको और ज्यादा सुनेंगे, हम विपक्ष से ही शुरुआत करेंगे। अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की बात जय, समझ में आ भारत रही माता है। की जय बिहार, जय बिहार। बिहार में बड़ी असमंजस की स्थिति है। इंतजार हो रहा है नीतीश कुमार की विदाई का, इंतजार हो रहा है नई सरकार के आने का, और इस बीच में कामों का जो गति है, जो रुकी हुई है, उस पर कैसे विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, वो हमने इस कार्यक्रम में भी देखा। लगातार मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। आने वाले दिनों में कब विपक्ष को शांत कर पाता है सत्ता पक्ष, ये चुनौती है, और ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए चुनौती, उतनी जल्दी बिहार की जनता के लिए अच्छा है। कितना समय नीतीश कुमार और बीजेपी लेते हैं, देखते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।